हे एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपके सिटीजनशिप का यानी नागरिकता का क्या है, क्लास सेकंड है। पहले क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि एक नागरिक कौन होता है, नागरिकता किसे मिलती है, हमारे संविधान के प्रारंभ में हमारे नागरिकता को लेकर क्या क्या प्रावधान किए गए थे। और फिर हमने जाना था कि हमारे वर्तमान में अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसे कौन कौन से शर्तों को पूरा करना होगा, उसके लिए हमें नागरिकता अधिनियम 1955 को पढ़ना है। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा वही होगा आपका नागरिकता अधिनियम 1955। यानी हम लोग जानेंगे कि अगर वर्तमान में कोई व्यक्ति हमारे भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसे कौन कौन से शर्तों से क्या किया जा सकता है, भारत का नागरिक बनाया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या जानना होगा, थोड़ा सा नागरिकता अधिनियम 1955 को पढ़ना होगा। और हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हमारा और टॉपिक क्या होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। जिसमें से पहला क्या होगा आपका, एक तो हम लोग एनआरआई को पढ़ेंगे, एक आपका PIO को पढ़ेंगे, एक आपका OCI को पढ़ेंगे। ठीक है, यानी हमारा एनआरआई क्या होता है, PIO क्या होता है, OCI क्या होता है, ये सारे हमारे क्या है, आपके नागरिकता से ही क्या है, संबंधित है। फिर हम लोग क्या जानेंगे, आपके CAA को जानेंगे, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। फिर हम लोग क्या जानेंगे, आपके NRC को जानने वाले हैं। तो ये सारा हमारा टॉपिक आज ही क्लियर होगा, सभी को बहुत अच्छे से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो टॉपिक समझ में आ गया कि मैम हम लोग सिटीजनशिप को पढ़ रहे हैं, जिसे हमें संविधान के भाग 2 में पढ़ना है। आपका आर्टिकल अगर पूछते कि हमारे किस आर्टिकल्स में पढ़ना है, तो आपके 5 to 11, ठीक है, यानी 5 से लेके 11 तक हमें नागरिकता को मतलब आर्टिकल्स में पढ़ना रहता है। ठीक है, तो अपने टॉपिक को लिखिए और यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है, नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम यहाँ पे लिखिए, नागरिकता अधिनियम अधिनियम 1955। यानी इसमें हम लोग क्या जानने वाले हैं, इसमें हम लोग जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति वर्तमान में भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसे कौन कौन से शर्तों को पूरा करना होगा। तो इसी को हम लोग क्या जानेंगे, आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आपके नागरिकता प्राप्ति के यानी अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक प्राप्त करना चाहता है तो उसे 5 शर्तों से क्या किया जाता है, भारत की नागरिकता दिया जा सकता है। पहला, एक आपका आधार होता है, एक आपका आधार होता है जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। ठीक है, फिर हमारा सेकंड क्या हो जाता है, आपका वंश के आधार पर, वंश के आधार पर। इन सबको डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी मैं आपको टॉपिक लिखवा रही हूँ, हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, फिर हमारा जो थर्ड नंबर पे आ जाता है वह क्या आ जाता है, पंजीकरण के आधार पर, यानी बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के आधार पर। ठीक है, और जो हमारा 4 नंबर पे आने वाला है वह क्या होगा, आपके देशीकरण के आधार पर, देशीकरण देशीकरण के आधार पर। और जो हमारा 5वें नंबर में है और जो कि हमारा लास्ट है वह क्या है, आपका अर्जित भूमि के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर। ठीक है, तो ये हमारे 5 ऐसे तरीके हो गए, ये हमारे 5 ऐसे तरीके हो गए जिससे हम लोग क्या करेंगे, आपके नागरिकता को मतलब कोई भी व्यक्ति अगर वर्तमान में भारत का नागरिक बनना चाहता है तो इससे 5 तरीके से बनाया जा सकता है। पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के आधार पर, चौथा देशीकरण के आधार पर, पांचवा अर्जित भूमि के आधार पर। अब इन पांचों पॉइंट को बहुत अच्छे से पहले समझेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इन पांचों पॉइंट को क्या करना है, बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो पहला आप लोग हेडिंग लिखेंगे, पहला हमारा हेडिंग क्या होने वाला है, जन्म के आधार पर।
यानी पहला जन्म के आधार आधार पर। ठीक है, अब हमें देखना है हमने आर्टिकल 5 में क्या पढ़ा था कि 26 जनवरी 1950 के कौन कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। तो उसमें हमने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को यानी हमारे संविधान के प्रारंभ में व्यक्ति को नागरिकता अधिवास के आधार पर दिया गया था, यानी डोमिसाइल के आधार पर। लेकिन अब 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान होंगे, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्या है आधार, जन्म के आधार पर, यानी जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ है वह व्यक्ति क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा। भारतीय क्या होगा, तो आपका नागरिक होगा, भारतीय नागरिक होगा। नागरिक होगा। ठीक है, तो आपको पहला बात क्या बोला गया है कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जिसका भी जन्म होगा वह क्या हो जाएगा, आपके भारत का नागरिक होगा। अब ये बात आपको थोड़ा सा कुछ सुनने में टेढ़ा नहीं लग रहा है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या है यूएसए का है, यानी अमेरिका का है, और उसकी जो वाइफ है उसके वाइफ को बच्चा होने वाला है, और वह कहाँ आ जाते हैं, इंडिया में आकर क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, यानी वीजा है बनवा लिया और इंडिया में आ गए। ठीक है, तो जब वह इंडिया में अपने बच्चे को जन्म देगा तो वह क्या होगा, आपके भारत का नागरिक होगा, यानी भारतीय नागरिक होगा। तो ये जो बात है थोड़ा सा आपका क्या हो जाता था, गलत हो जाता था, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग आते थे और बोलते थे कि हमारे बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है। कब, 26 जनवरी 1950 के बाद, तो वो क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। तो ऐसे बहुत ज्यादा इसका मिस यूज होने लगा। तो फिर आपका कुछ ऐड किया जाता है। ऐड क्या किया गया, आपके 1 जुलाई 1987 को बोल दिया गया कि माता या पिता किसी एक को क्या होना है, भारतीय नागरिक होना है। तभी उसका जो बच्चा है अगर भारत में जन्म लेता है तो वह क्या होगा, आपके भारत का नागरिक कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखिए माता या पिता किसी एक को भारतीय भारतीय नागरिक भारतीय नागरिक भारतीय नागरिक होना चाहिए ठीक है, तो आपका 1 जुलाई 1987 को क्या ऐड किया जाता है, क्या बोला गया कि आपके माता या पिता में से कोई एक क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या होने लगा ना कि बहुत ज्यादा इसका मिस यूज होने लगा। कैसे, तो मान लीजिए क्या हुआ कि मान लीजिए हमारा पाकिस्तान क्या है, एक हमारा कैसा देश है, शत्रु देश है। तो यहाँ की जो फीमेल है, यहाँ पे मान लीजिए जो एक फीमेल है और यहाँ की फीमेल से हमारा जो एक इंडियन मेल है, यानी इंडियन व्यक्ति क्या करता है, इस हमारे पाकिस्तानी महिला से क्या करता है, विवाह करता है, और ये दोनों पाकिस्तान में क्या करते हैं, जाके शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जब इस फीमेल का क्या होने लगता है, मतलब इसका बच्चा होने वाला है, तो यह कहाँ आ जाते हैं, आपके इंडिया में आ जाते हैं। यह पाकिस्तानी महिला कहाँ आ जाती है, इंडिया में आ जाती है। क्यों, क्योंकि जो इसका पति है वह क्या है, भारतीय नागरिक है। तो जब यह बच्चे को यहाँ पे जन्म देगी तो वह क्या होगा, उसका जो बच्चा होगा वह भारतीय नागरिक होगा। तो इसका भी बहुत ज्यादा मिसयूज होने लगा, यानी कोई भारत का लड़का जाता था पाकिस्तान की लड़की से शादी करता था, और जब उनके बच्चे का जन्म भारत में होता था तो
वह बच्चा भी क्या हो जाता था, आपका भारतीय नागरिक हो जाता था। तो फिर इसमें संशोधन किया गया और संशोधन करके बोला गया, आपके दिसंबर 2004 में संशोधन किया गया और बोला गया कि माता पिता दोनों क्या होने चाहिए, भारतीय नागरिक होने चाहिए, तभी किसी बच्चे को जन्म के आधार पर क्या दिया जाएगा, भारत की नागरिकता उसे दिया जाएगा। तो फिर यहाँ पे आपका संशोधन होता है। आपका संशोधन कब हुआ था, तो दिसंबर 2004, यहाँ पे लिखिए दिसंबर 2004 में बोला गया कि माता पिता दोनों क्या होने चाहिए, भारतीय नागरिक होने चाहिए। माता पिता दोनों भारतीय नागरिक होने चाहिए। ठीक है, यानी जो माता है और जो पिता है वो दोनों अगर भारतीय नागरिक होंगे, तभी उस बच्चे का जन्म अगर भारत में होता है, तभी वह क्या हो सकता है, जन्म के आधार पर उसे नागरिकता दिया जा सकता है। तो पहला बात आपको समझ में आ गया कि वर्तमान में अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो कैसे बनेगा, जन्म के आधार पर। यानी 26 जनवरी 1905 के बाद भारत में जन्मा व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा। ये बात हमने तो लिख दिया, लेकिन इसका बहुत ज्यादा क्या होने लगा, मिस यूज होने लगा। कोई कनाडा का, कोई पाकिस्तान का, कोई अमेरिका का व्यक्ति आता और उसकी मतलब पत्नी भी आती थी और यहाँ पर उसके बच्चे का जन्म होता था और वो क्या बोलते थे कि यह भारतीय नागरिक हो गया, लेकिन इसका भी ज्यादा मिस यूज होने लगा। तो फिर हमने क्या किया, संशोधन किया। क्या किया, फिर 1 जुलाई 1987 को हमने बोला कि माता या पिता किसी एक को क्या होना है, भारतीय होना चाहिए। फिर इसमें भी मिस यूज होने लगा बहुत ज्यादा। फिर हमने दिसंबर 2004 में बोल दिया कि जो माता है और जो पिता है दोनों को क्या होना है, भारतीय नागरिक होना जरूरी है। ये नहीं कि एक हमारा भारतीय नागरिक है तो दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, अर्थात एक भारतीय नागरिक हो तो दूसरा, अर्थात एक भारतीय नागरिक हो, एक भारतीय नागरिक हो तो दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, प्रवासी नहीं होना चाहिए, अवैध प्रवासी किसे बोलते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स किसे बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति जो अपने फेक डॉक्यूमेंट से क्या होता है, हमारे भारत में एंट्री कर जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अवैध प्रवासी यानी इलीगल इमिग्रेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा पहला जो टॉपिक है वह क्या होता है, कंप्लीट। यानी अगर वर्तमान में कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो वह कैसे बन सकता है, जन्म के आधार पर, लेकिन ये सारे शर्त उसे क्या करना होगा, पूरा करना होगा। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा था टॉपिक वह क्या था कि वंश के आधार पर क्या हो सकता है, किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो दूसरा हम लोग टॉपिक लिखेंगे क्या, वंश के आधार पर, बाय डिसेंट। ठीक है, वंश के आधार पर। तो वंश के आधार पर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता कैसे मिल सकती है और क्या क्या शर्तें रखी गई है उसे क्या करेंगे, हम देखेंगे। तो देखिए, वंश के आधार पर पहले मैं आपको लैंग्वेज लिखवा रही हूँ, फिर आपको मैं बहुत अच्छे से डिटेल में क्या करूंगी, समझाऊंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखिए, अगर किसी व्यक्ति का जन्म, अगर किसी व्यक्ति का जन्म, किसी व्यक्ति का जन्म विदेश में हुआ हो, विदेश में हुआ हो और उसके पिता उसके पिता भारतीय नागरिक हो, भारतीय भारतीय हो, तो वह क्या होगा, भारतीय नागरिक होगा, वह भारतीय नागरिक होगा। यानी वंश के आधार पर आपसे क्या बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति का
जन्म कहाँ होता है, आपके विदेश में होता है, लेकिन जो उसके फादर हैं, यानी जो यहाँ पे क्या है, जो पिता है, कहाँ गए पिता भाई, वह और उसके मैंने पिता को छोड़ दिया है भाई, मैं और उसके पिता यहाँ पे ध्यान देना है। और उसके जो फादर हैं वह क्या होंगे, अगर भारतीय नागरिक हैं तो जो उनका बच्चा है वह भी क्या होगा, भारतीय होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, एक बवाल हो गया। बवाल क्या हुआ कि यहाँ पे केवल पिता को बोला गया है कि अगर पिता क्या है, भारतीय नागरिक है, तभी वह व्यक्ति क्या होगा, जिसका जन्म विदेश में हुआ है, वह आपके भारत का नागरिक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि भाई फीमेल्स का तो कोई ध्यान ही नहीं देख रहा है। अगर कोई महिला है और उसका बच्चा अगर विदेश में जन्म लेता है तो क्या उसका बच्चा भारत का नागरिक नहीं होगा। जैसे कोई महिला है, जाती है विदेश में पढ़ने के लिए, रशिया में जाती है, और वह रशिया के एक लोग से, मतलब एक व्यक्ति से क्या करती है, शादी कर लेती है, तो क्या उसका बच्चा भारत का नागरिक नहीं होगा। तो यहाँ पे बवाल हो गया कि आपने केवल पुरुषों को आगे रखा है, महिलाओं को इतना पीछे क्यों रखा है। तब आपका इसमें संशोधन होता है, और संशोधन करके बोला जाता है, संशोधन कब हुआ, तो आपके 1992 में क्या होता है, संशोधन होता है। और इसमें बोल दिया जाता है कि माता या पिता कोई भारतीय नागरिक होंगे, तो जिस बच्चे का जन्म आपके विदेश में हुआ है वह बच्चा क्या होगा, भारतीय नागरिक होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए, माता या पिता कोई एक भारतीय हो, माता या पिता कोई एक भारतीय नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो। यानी कोई जरूरी नहीं है कि जिसके पिता हैं वही अगर भारतीय नागरिक हैं तो विदेश में जन्मा बच्चा क्या होगा, भारत का नागरिक होगा, नहीं। इसमें संशोधन किया जाता है और 1992 में बोल दिया जाता है कि माता या पिता कोई एक क्या होने चाहिए, भारतीय नागरिक होंगे। तब बच्चे का जन्म अगर विदेश में होता है तो वह क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। लेकिन फिर यहाँ पर एक आपका शर्त रखा गया। वह शर्त क्या था कि बच्चे का अगर जन्म हुआ है तो 1 वर्ष के अंदर क्या करना है, आपको आवेदन करवाना है, यानी रजिस्ट्रेशन कराना है। मान लीजिए भारत का कोई व्यक्ति है, कनाडा में रहता है, तो कनाडा में उस बच्चे का जन्म हुआ है, तो 1 वर्ष के अंदर कनाडा में जो भारत के राजदूत बैठते हैं उनके पास जाके क्या करना होगा, आवेदन करवाना होगा, यानी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 वर्ष के अंदर आवेदन अनिवार्य है। दूसरी शर्त क्या हो गई, 1 वर्ष के अंदर, 1 वर्ष के अंदर आवेदन अनिवार्य है, आवेदन अनिवार्य अनिवार्य है, ठीक है। यानी अगर आपके बच्चे का जन्म विदेश में हो गया है तो आपको 1 वर्ष के अंदर क्या करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कहाँ, जिस देश में भी आप रहते हैं तो वहां पे भारत का राजदूत बैठता है, उसके पास जाकर, ठीक है। तो ये आपको 2 बातें हमने आपको बता दिया कि पहला हमारा क्या है, जन्म के आधार पर है, दूसरा क्या है, आपके वंश के आधार पर है। अब जो हमारा तीसरा आता है पॉइंट, वह क्या है, पंजीकरण के आधार पे, यानी तीसरा क्या है आपके पंजीकरण के आधार पर, यानी बाय रजिस्ट्रेशन। अब पंजीकरण के आधार पर कैसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता दिया जाएगा उसको देखिए। तो ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का है उसे क्या किया जाएगा, इसके तहत नागरिकता दिया जाएगा। यानी यहाँ पे लिखिए, विदेशी व्यक्ति जो भारतीय मूल का है, जो भारतीय, मैं आपको समझा रही हूँ मैं क्या लिख रही हूँ, ठीक है। विदेशी व्यक्ति जो भारतीय मूल का है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का है, विदेशी नहीं हो, सही होगा, यहाँ पे लिख लीजिए,
ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का है। भारतीय मूल का मतलब क्या हो गया कि उस व्यक्ति के जो हमारे पूर्वज है कहीं ना कहीं क्या है, भारत के नागरिक है। तो उसी व्यक्ति को क्या हो सकता है, आपके पंजीकरण के आधार पर क्या दिया जा सकता है, नागरिकता दिया जा सकता है। लेकिन इसके भी क्या है, कुछ शर्त है। शर्त क्या है कि उस व्यक्ति को आपको 7 वर्ष तक क्या करना होगा, भारत में रहना होगा। कब? तो आपके आवेदन से पहले। तो यहाँ पे लिखिए आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में निवास। यहाँ पे लिख लीजिए आवेदन से पूर्व, आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, ये तक क्यों गलत लिखा रहा है भाई, ठीक है। 7 वर्ष तक भारत में निवास। यानी हमने क्या कहा कि पंजीकरण के आधार पर कैसे व्यक्ति को नागरिकता दिया जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति जो क्या है, आपके भारतीय मूल का, भारतीय मूल का व्यक्ति है। भारतीय मूल का व्यक्ति कहने का तात्पर्य क्या है कि उस व्यक्ति के जो पूर्वज है वह क्या होंगे, भारतीय नागरिक होंगे। तभी उस व्यक्ति को क्या हो सकता है, आपके पंजीकरण के आधार पर नागरिकता दिया जा सकता है। लेकिन इसके भी कुछ शर्त रखे गए हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन से पहले क्या करना होगा, 7 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा। तभी आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको क्या होगा, इस पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, अब आता है हमारा 4 पॉइंट। 4 पॉइंट पे क्या बताया गया है उसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने आपको क्या क्या यहाँ पे टॉपिक में लिखवाया था, उसका एक बार मैं आपको हाँ दिखा देती हूँ क्या क्या मैंने पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया, पहला हमने जन्म के आधार पर देख लिया कि कैसे व्यक्ति को नागरिकता दिया जा सकता है, और उसकी जो शर्तें होती है उस शर्त को भी देख लिया। ठीक है, फिर जो हमारा सेकंड आता है वो आपके वंश के आधार पर आता है। तो वंश के आधार पर भी हमने आपको बता दिया कि कैसे व्यक्ति को नागरिकता मिल सकती है, और उसके शर्त को भी मैंने बताया। ठीक है, फिर हमने आपको थर्ड बताया कि पंजीकरण के आधार पर कैसे व्यक्ति को नागरिकता मिलेगा और उसकी क्या शर्तें हैं। फिर जो हमारा अब 4 पॉइंट आता है वह क्या आता है, देशीकरण के आधार पर कैसे किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो यहाँ पे हमारा 4 पॉइंट क्या होने वाला है, देशीकरण। यहाँ पे लिखिए 4, देशीकरण, देशीकरण के आधार पर। ठीक है, आधार पर। तो देखिए देशीकरण के आधार पर भारत के व्यक्ति को कैसे, किसी भी व्यक्ति को कैसे नागरिकता मिल सकती है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, उसको समझना है कि मान लीजिए क्या है, कोई विदेशी व्यक्ति है, यानी कोई विदेशी व्यक्ति है और वह क्या होता है, भारत में आता है। भारत में आता है, वह एजुकेशन के लिए आ सकता है, बिजनेस के लिए आ सकता है, किसी भी पर्पज से क्या हो सकता है, भारत में आ सकता है। लेकिन जब वह भारत में आता है तो वह क्या करने लगता है, भारत के लोगों के साथ क्या हो जाता है, मिल जाता है, मतलब घुल मिल जाता है बहुत अच्छे से। भारत के लोगों में वह एकदम अच्छे से मिल जाता है। और फिर जब भारत के लोगों में अच्छे से मिल जाता है तो वह किसी गांव में जाता है, और जब गांव में जाता है तो उसे गांव भी क्या होने लगता है, अच्छा लगने लगता है। तो उसका क्या हो गया, देशीकरण हो गया। यानी उसका क्या हो गया, अब देशीकरण हो गया। यानी कोई विदेशी आता है और भारत के व्यक्ति के साथ घुल मिल जाता है, और वह भारत के गांवों की संस्कृति को भी बहुत अच्छे से जानने लगता है, समझने लगता है, और उसे अच्छा लगने लगता है। तो उस व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं, देशीकरण के आधार पर क्या करते हैं, नागरिकता दे देते हैं। जैसे कोई विदेशी है, विदेशी व्यक्ति भारत में आया, भारत की महिला से शादी कर लिया, और महिला का गांव है तो उस गांव में भी जाएगा, और गांवों के लोगों की संस्कृति उसे अच्छा लगने लगा, तो उसका क्या हो गया, देशीकरण हो गया। यानी विदेशियों का हमने देशीकरण कर दिया। ठीक है, तो इस आधार पर भी क्या हो सकता है, किसी व्यक्ति को नागरिकता दिया जा सकता है। तो इसके अब हम लोग थोड़ा सा इसे लैंग्वेज में लिख लेते हैं कि इसकी क्या क्या शर्तें रखी गई हैं। अगर उस शर्त को पूरा करता है यह व्यक्ति तभी उसे क्या होगा, देशीकरण के आधार पर नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे लिखेगा विदेशियों को नागरिकता देने का प्रावधान। विदेशियों को, विदेशियों को
नागरिकता देने का प्रावधान, देने का प्रावधान, ठीक है। यानी विदेशी व्यक्ति को कैसे नागरिकता दिया जाएगा, उस प्रावधान को हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो जो हमने आपको बातें बताया, यानी जो हमने आपको कहानी बताया कि अगर कोई व्यक्ति है, ऐसे देशीकरण उसका होता है, तो इस आधार पर अगर आपके देशीकरण के आधार पर जो हमने आपको नागरिकता देने का प्रावधान बताया, उसको आपको क्या करना है कि विदेशियों को, मतलब जो हमने आपको बातें बताया कि अगर कोई व्यक्ति विदेश से आता है और उसे क्या कर दिया जाता है, देशीकरण के आधार पर नागरिकता देते हैं। तो जो ऐसा प्रावधान हमारे भारत में है, अगर ऐसा ही प्रावधान उस व्यक्ति के देश में भी है, तभी उसे क्या किया जाएगा, भारत की नागरिकता दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब शर्त क्या आपको लिखना है, शर्त कि उस देश में भी क्या होना चाहिए, ऐसा ही प्रावधान होना चाहिए कि कोई भारत का व्यक्ति जाता है और उस देश की संस्कृति के साथ मिल गुल जाता है, तो उसे देशीकरण के आधार पर अगर नागरिकता दे दिया जाता है, तभी उस व्यक्ति को भी क्या किया जा सकता है, इस आधार पर नागरिकता दिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए, उस देश में भी, उस देश में भी, उस देश में भी ऐसा प्रावधान होना चाहिए, ऐसा प्रावधान होना चाहिए, ठीक है। यानी उस देश में भी क्या होना चाहिए, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। अब आपकी शर्त क्या रखी गई है कि अगर कोई व्यक्ति, हम लोग उसे क्या कर रहे हैं, आपके देशीकरण के आधार पर नागरिकता दे रहे हैं, तो वह व्यक्ति जब आपका आवेदन करता है, यानी रजिस्ट्रेशन कराता है, तो आवेदन से पूर्व उसे क्या करना होगा, भारत में लगातार निवास करना होगा। तो यहाँ पे लिखिए, दूसरी शर्त क्या है, पहली हमने बात बोला, दूसरा क्या है, आवेदन से पूर्व, आवेदन से पूर्व व्यक्ति भारत में लगातार निवास करता हो, निवास करता हो, और उससे पहले 14 वर्षों में से 11 वर्ष में क्या होना चाहिए, भारत में रहना चाहिए। दूसरा शर्त क्या है, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले 14 वर्ष में से 11 वर्ष क्या होना चाहिए, तो आपके भारत में रहना चाहिए। उससे पहले 14 वर्ष में से, 14 वर्ष में से 11 वर्ष तक भारत में निवास, भारत में निवास, ठीक है, भारत में निवास करना चाहिए। तो दूसरी शर्त, यानी बोल सकते हैं कि दूसरी शर्त या तीसरी शर्त आपकी ये हो गई कि क्या, आवेदन से पूर्व व्यक्ति भारत में लगातार निवास करता हो और उससे पहले 14 वर्ष में से 11 वर्ष तक क्या होना चाहिए, आपके भारत में होना चाहिए, तभी उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, देशीकरण के आधार पर नागरिकता दे सकते हैं। एक मिनट, तभी उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके देशीकरण के आधार पे नागरिकता दे सकते हैं। अब जो आपका तीसरा आ जाता है, जो हमारा तीसरी शर्त रखी गई है, तीसरी शर्त क्या रखी गई है कि उसका जो चरित्र है, यानी जो उसका कैरेक्टर है, वो भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि गुंडा और ये डॉन निकल जाए तो उसे हम लोग भारत की नागरिकता नहीं देंगे, ठीक है। उसका चरित्र सही हो, उसका चरित्र सही हो, सही हो,
तथा भारत में रहने की इच्छा हो, तथा भारत में रहने की इच्छा हो। ठीक है, भारत में रहने की क्या हो, आपकी इच्छा हो, तभी उसे क्या कर सकते हैं, भारत की नागरिकता दे सकते हैं। किस आधार पर, तो देशीकरण के आधार पर। और जो आपकी चौथी नंबर की जो शर्त बताई गई है वह क्या है कि आपके और मतलब हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है, उस 22 भाषा में से किसी एक लैंग्वेज को उसे क्या करना होगा, सीखना होगा या जानता हो। ठीक है, तभी उसे देशीकरण के आधार पर नागरिकता दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए 22 भाषाओं में से 22 भाषाओं में से किसी एक लैंग्वेज का ज्ञान हो। ठीक है, यानी हमने आपसे क्या कहा कि जो हमारे भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया है, उसमें से किसी एक भाषा का भी क्या होना चाहिए, उस व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए, तभी उसे देशीकरण के आधार पर नागरिकता दिया जाएगा। तो इतनी सारी क्या है, उसके लिए शर्त रख दी गई है। अगर वह इन शर्तों को पूरा करता है तभी क्या किया जाएगा, उससे देशीकरण के आधार पर नागरिकता दिया जाएगा। अब हमारा चौथा हो गया क्लियर। अब हम लोग आते हैं अपने 5वें और लास्ट पे कि अर्जित भूमि के आधार पर। ठीक है, 5वां क्या है आपका अर्जित, ओह ये क्या मैंने लिख दिया, 5वां क्या है आपका अर्जित भूमि के आधार पर। भूमि के आधार पर। ठीक है, यानी अर्जित भूमि के आधार पर अगर हम बात करें तो जैसे हमने क्या किया है, सिक्किम को क्या किया है, अपने भारत में मिलाया है, तो सिक्किम के लोगों को नागरिकता किस आधार पर दिया गया है, तो इसी आधार पर अर्जित भूमि के आधार पर। तो यहाँ पे लिखिए भारत द्वारा मिलाए गए किसी क्षेत्र के जो व्यक्ति है उनको नागरिकता, भारत द्वारा मिलाए गए क्षेत्र के व्यक्ति को नागरिकता, यानी जो हमारा सिक्किम है, सिक्किम के लोगों को नागरिकता कैसे मिला है, तो हमारे अर्जित भूमि के आधार पर ही दिया गया है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिख लेना है, एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया हमारा सिक्किम हो गया, कल को अगर बलूचिस्तान भी हमारे में मिलना चाहेगा और मिलेगा तो कैसे देंगे बलूचिस्तान के लोगों को नागरिकता, अर्जित भूमि के आधार पर। ठीक है, तो अब तो हमने देख लिया कि नागरिकता देने के कितने प्रावधान है, 5 प्रावधान है। अब हमें क्या देखना है, नागरिकता समाप्ति के कितने प्रावधान बताए गए हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा नागरिकता समाप्ति, आपके नागरिकता समाप्ति के जो प्रावधान है वह कितने हैं, आपके 3 है। ठीक है, 3 तरीके से मतलब समाप्त किया जा सकता है, 3 तरीके। पहला क्या है आपका स्वेच्छा से, यानी पहला क्या होगा आपका स्वेच्छा से, यानी स्वेच्छा से। आपका दूसरा क्या होगा वंचित करना, यानी दूसरा क्या होगा आपका वंचित करना। और हमारा तीसरा क्या होगा आपका समाप्त कर देना, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। कैसे, क्या आधार होगा वो भी बताएंगे। ठीक है, समाप्त करना। ठीक है, तो देखिए जो हमने आपको पहला बताया है कि नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है, तो आपको जो हमने फर्स्ट पॉइंट बताया है वह क्या है, आपके स्वेच्छा से अगर कोई व्यक्ति भारत का चाहता है नागरिकता त्यागना तो वह त्याग सकता है, लेकिन इसकी क्या है एक शर्त है कि आप युद्ध के दौरान क्या कर सकते हैं, अपने देश की जो नागरिकता है उसे नहीं त्याग सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए स्वेच्छा से त्यागना।
स्वेच्छा से त्यागना। स्वेच्छा से त्यागना का मतलब क्या हो गया? तो आपका इसमें एक शर्त रखा गया है कि युद्ध के दौरान आप नागरिकता नहीं त्याग सकते हैं, ठीक है। तो युद्ध के दौरान नागरिकता नहीं त्याग सकते हैं, ठीक है। यानी युद्ध के दौरान आप क्या कर सकते हैं? नागरिकता को नहीं त्याग सकते हैं। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वह क्या आता है? आपका वंचित कर देना। वंचित करना। वंचित करना। तो वंचित कैसे व्यक्तियों को किया जा सकता है? उसे आप लिखिए कि ऐसे व्यक्ति को वंचित किया जा सकता है। वंचित किया जा सकता है। जो पंजीकरण या देशीकरण के आधार पर, पहले मैं लैंग्वेज लिख रही हूँ फिर आपको समझाऊंगी, ठीक है। पंजीकरण या देशीकरण के आधार पर नागरिक बने हो। ठीक है। तो देखिए हमने क्या कहा कि जो हमारा दूसरा तरीका है आपके नागरिकता को समाप्त करने का, वह क्या है? तो आपके वंचित करना, यानी वंचित भी आप कर सकते हैं। तो कैसे व्यक्ति को, किन व्यक्तियों को आप वंचित कर सकते हैं? तो जो व्यक्ति आपके पंजीकरण और देशीकरण के आधार पर क्या हुए हैं, भारत के नागरिक बने हैं, उसे क्या कर सकते हैं? आप वंचित कर सकते हैं। अब वंचित करने के लिए भी क्या रखा गया है? आपके कुछ शर्तों को रखा गया है। अब आपकी शर्त क्या है? शर्त को हम क्या कर रहे हैं? अगले स्लाइड पर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए वंचित करने के लिए क्या क्या शर्तें रखी गई है उसे देख लेते हैं। तो शर्त में हमें क्या देखना है कि जो आपका पहला शर्त है, अगर वह व्यक्ति क्या करता है, आपका जिस डॉक्यूमेंट से आया है वह डॉक्यूमेंट ही फेक निकल जाता है, तो उसकी क्या हो सकती है? नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पे लिखिए जिस डॉक्यूमेंट से आया है, जिस डॉक्यूमेंट से आया है वह डॉक्यूमेंट ही फेक निकल जाए। यानी जो व्यक्ति डॉक्यूमेंट्स बनवाकर हमारे भारत में आया है और अगर वह डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? फेक होता है, तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी, यानी उसे वंचित कर दिया जाएगा। और दूसरा क्या है कि शत्रु देशों से मित्रता। शत्रु देशों से मित्रता, ठीक है। यानी शत्रु देशों से अगर मित्रता करता है तो वो भी क्या हो सकता है? उससे भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तीसरा क्या है? ये मैंने क्या कर दिया? तीसरा क्या होगा आपका? 2 वर्ष से अधिक सजा मिला हो। मैं आपको समझा रही हूँ ये क्या मैं लिख रही हूँ, ठीक है। 2 वर्ष से अधिक सजा मिला हो, नागरिकता मिलने के 5 वर्ष के अंदर। यानी अगर कोई व्यक्ति है और उसको हमने क्या किया? भारत की नागरिकता दिया, लेकिन वह 2 वर्ष के अंदर उसे क्या होता है? 2 वर्ष से ज्यादा क्या हो जाता है? उसे सजा मिल जाता है। वो भी कितने, मतलब शर्त क्या रख दिया गया? तो 5 वर्ष नागरिकता के अंदर ही। यानी अभी 5 वर्ष हो ही रहा है नागरिकता दिया हुआ, उसमें से उसे क्या हो गया है? 2 वर्ष से अधिक क्या हो गया? सजा
मतलब उसे मिल गया है। तो हम लोग देखते हैं कि शुरुआत में तो इसका ये हाल है, अपना आते आते हाव भाव दिखाने लगा, कुछ ना कुछ करने लगा, जिस कारण इसे क्या हो गया, 2 वर्ष से अधिक का सजा हो गया। और वो भी कितना साल के अंदर, 5 वर्ष के अंदर। तो उसे क्या किया जा सकता है, नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। और आपका जो चौथा कंडीशन आता है, चौथा कंडीशन क्या आता है कि 7 वर्ष से अधिक क्या रहता हो, मतलब बाहर रहता हो, ठीक है। 7 वर्ष से अधिक बाहर रहा हो, तभी क्या हो सकती है, उसे भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो हमने दूसरा आधार क्या देख लिया, आपका वंचित करना। अब हमारा तीसरा क्या आता है, समाप्त कर देना, ठीक है। तीसरा क्या आता है, समाप्त कर देना। समाप्त कर देना। तो अगर आप क्या करते हैं, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं, तो जो भारत की नागरिकता है वह समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर ठीक है, बस इतना लिख रहे हैं कि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर क्या किया जाएगा, आपकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। अब हमने आपको नागरिकता अधिनियम 1955 आपको बता दिया, इसके क्या क्या प्रावधान थे वो सारी बातें हमने बता दिया कि कैसे कैसे नागरिकता मिल सकती है, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, फिर आपका क्या होगा, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, और जो जो शर्तें थी शर्तों को भी मैंने बताया है। फिर हमने क्या बताया, आपके अर्जित भूमि के आधार पर, ये तो हमारे प्राप्त करने का अधिकार हो गया, ठीक है। अब इसकी समाप्ति कैसे हो सकती है नागरिकता को, मतलब नागरिकता की, उसके लिए हमने 3 तरीके बताया, एक स्वेच्छा से, एक वंचित करना, एक समाप्त करना। हमने आपको बताया कि किस शर्तों में, यानी किन शर्तों में किसी व्यक्ति की नागरिकता से उसे वंचित किया जा सकता है, वो सारे हमने शर्त बता दिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब जो हमने आपको एक कुछ वर्ड लिखवाया था, क्या कि हमें एनआरआई और पीआईओ, देखो हमें क्या पढ़ना है, आपके NRI PIO और आपको OCI के बारे में क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं, और जो आपका NRC है और जो CA है उसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए NRI का मतलब क्या होता है, इसे पहले समझिए। NRI यानी नॉन रेसिडेंस इंडियन, ठीक है। अब NRI किसको बोलते हैं, तो देखिए ये जो व्यक्ति होता है यह भारत का नागरिक होता है, ये भारतीय लिख लीजिए, भारतीय नागरिक होता है। दूसरा बात क्या होता है कि इसके पास भारत का पासपोर्ट होता है, इसके पास भारत का पासपोर्ट होता है, ठीक है, पासपोर्ट होता है। अब आपको पासपोर्ट और वीजा में डिफरेंट थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। देखिए पासपोर्ट और वीजा में क्या डिफरेंट होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। जो आपका पासपोर्ट होता है यानी पासपोर्ट, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, वीजा। तो दोनों में डिफरेंट क्या होता है, अगर आपको किसी देश में क्या करना है, वहां पे जाना है, तो आपको क्या करना होगा, पासपोर्ट बनवाना होगा। आपको किसी देश में जाना है तो क्या करना होगा, पासपोर्ट बनवाना होगा विदेशों में जाने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर उस अब देश में क्या करना है, जाकर आपको रहना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको वीजा चाहिए, वीजा की आवश्यकता चाहिए। यानी जो हमारा वीजा होता है वह कंट्री क्या करता है, अलाउ करता है कि हम आप हमारे देश में क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। वो भी किस आधार पर, तो वीजा के आधार पर। जैसे आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लीजिए एक रूम है, उस रूम का चाबी आपको मिल गया, तो वो चाबी क्या हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया। चाबी से आपने रूम खोल दिया, वो पासपोर्ट हो गया। लेकिन अब उस रूम में रहने का जो इजाजत होगा वह
कौन देगा? तो जो रूम ऑनर होगा वह देगा, ठीक है। तो उसी तरह जो वीजा हो गया वह किसी भी देश में रहने की क्या करता है? इजाजत देता है। जैसे आपको अमेरिका जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, जर्मनी जाना है, इटली जाना है, कहाँ जाना है? कहीं जाना है, ठीक है। लेकिन उसमें जाके आपको रहना है फॉर एजुकेशन पर्पस, बिजनेस पर्पस, आपको घूमने के लिए और किसी भी चीज के लिए, तो आपको क्या करना होगा? वहां उस देश की क्या करना होगा? वीजा बनवाना होगा, ठीक है। जैसे जो आपके सिंगापुर का वीजा होता है वह सबसे क्या होता है? टफेस्ट होता है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास सिंगापुर का वीजा होता है तो वह सिंगापुर का वीजा लेकर क्या कर सकता है? 153 देशों में क्या कर सकता है? ट्रैवल कर सकता है। क्योंकि सिंगापुर का वीजा बहुत ऐसे आम पर्सन को मिलता नहीं है, मतलब आम व्यक्ति को। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा उसके पास नॉलेज होता है और वह बिजनेस के पर्पज से जाना चाहता है, उसी व्यक्ति को क्या होता है? सिंगापुर का वीजा दिया जाता है। ऐसे किसी को नहीं दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो सिंगापुर का जो वीजा होता है वह बहुत टफ माना जाता है। अगर आपके पास सिंगापुर का वीजा है तो आप 153 देशों में क्या कर सकते हैं? विदाउट वीजा ट्रैवल कर सकते हैं। किसके वीजा को लेकर? सिंगापुर के। तो ये बात आपको समझ में आ गया, पासपोर्ट क्या होता है और हमारा वीजा क्या होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट समझना चाहिए। तो हमने क्या कहा? एनआरआई के बारे में हमने क्या बताया? एनआरआई जैसे ये भारतीय नागरिक होता है और इसके पास भारत का पासपोर्ट होता है और यह 182 दिन कहाँ रहता है? विदेशों में रहता है। यह 182 डेज यानी 6 महीना विदेशों में रहता है। विदेशों में रहता है तो वह व्यक्ति क्या हो जाएगा? एनआरआई कहलाएगा, नॉन रेसिडेंस इंडियन। अब हमें क्या समझना है? आपके पीआईओ को समझना है। आपका पीआईओ क्या होता है? पीआईओ इसका फुल फॉर्म क्या होगा? पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। इंडियन ऑरिजिन, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। अब ये व्यक्ति कैसा होता है? तो ये जो व्यक्ति होता है यह हमारे भारत का नागरिक नहीं होता है, ये भारतीय मूल का व्यक्ति होता है। भारतीय मूल का क्या हो गया कि जो उसका पूर्वज है वो कहीं ना कहीं क्या होगा? भारतीय नागरिक होगा। तो यहाँ पे लिखिए, ये भारतीय नागरिक नहीं होता है, ये भारतीय नागरिक नहीं होता है, नहीं होता है। ये भारतीय मूल का व्यक्ति होता है, ये भारतीय मूल का व्यक्ति होता है। जब मैं आपसे भारतीय मूल मूल बोल रही हूँ तो आपको क्या समझना है कि भारतीय मूल का मतलब हो गया कि जो उसके पूर्वज है वह क्या होने चाहिए? भारतीय होने चाहिए। तो ये हो गया आपका एनआरआई पीआईओ। तो ये जो आपका पीआईओ जो ये कार्ड है यह भारत सरकार ने आपके 2002 में क्या किया था? जारी किया था। तो ये कार्ड यहाँ पे लिख लीजिए, ये कार्ड 2002 में जारी किया गया, जारी किया गया, ठीक है। यानी ये जो कार्ड है आपका 2002 में जारी किया गया। अब आते हैं हम लोग, आपका एक ओसीआई बच गया। ओसीआई क्या होता है? ओसीआई, ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजनशिप। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडियन, यहाँ पे ऑफ इंडियन छूट गया, ठीक है। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडियन। तो आपका ओसीआई क्या होता है? यह क्या है? एक प्रकार का क्या है? दर्जा है, जो कि क्या करती है? आपकी भारत सरकार किसी बड़े व्यक्ति बिजनेसमैन को दे सकती है। अब इस व्यक्ति को क्या क्या लाभ होता है उससे हमें क्या करना है? समझना है। तो यहाँ पे लिखिए, ये एक प्रकार का दर्जा है और जिस व्यक्ति को ओसीआई कार्ड मिलता है उसका मतलब क्या हो गया कि उसे भारत के लिए आजीवन वीजा दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए, इससे आजीवन वीजा प्राप्त होता है, इससे आजीवन वीजा प्राप्त
होता है। लेकिन इससे आजीवन वीजा तो प्राप्त होता है, लेकिन यह क्या कर सकता है, आपके भारत में किसी भी तरह का जमीन नहीं खरीद सकता है। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, यह भारत में किसी भी प्रकार का जमीन नहीं खरीद सकता है। यह भारत में किसी भी प्रकार का जमीन नहीं खरीद सकता है, खरीद सकता है। ठीक है, यानी ओसीआई क्या हो गया, एक तरह का एक सुविधा हो गया जो कि हम लोग विदेशियों को देते हैं। यह एक तरह का दर्जा है, उससे आजीवन वीजा प्राप्त होता है, लेकिन वह भारत में क्या कर सकता है, किसी भी प्रकार का जमीन नहीं खरीद सकता है। तो ये हो गया आपका ओसीआई। अब जो हमारा 2 पॉइंट बचा है, जो कि क्या है आपका, एक है CAA एंड हमारा क्या बचा है, एनआरसी। इससे हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जो आपका CAA होता है और जो हमारा एनआरसी होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे क्या करेंगे, सेपरेट पढ़ेंगे। अब ये जो आपका टॉपिक है, ये होता है कंप्लीट नागरिकता अधिनियम 1955। इसके क्या क्या प्रोविजन थे वो भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और जो जो भी आपकी शर्तें बताई गई थी, उन शर्तों को आपको जरूर याद रखना है कि किसी भी व्यक्ति को नागरिकता अगर दिया जाएगा तो उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।